Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous two modules, we have discussed about the chapter globalizations. So, under this chapter, that we have basic things about the globalization. We have already discussed कि globalizations क्या है exactly. एक शॉर्ट से रिविजन्स में हम लोग इसको रिवाइज करा देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ आइडिया, इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग इन एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड। यानी चाहे किसी का आइडिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी कमोडिटी है, व्हेन ऑल दिस थिंग्स फ्लोज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट टर्म्स इज कंसिडर टू बी एज अ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और अंडर दिस टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कि भाई कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रही थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था। तो जैसे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रही, कि कौन कौन से इकोनॉमिक रीजंस, मींस आप ये कह सकते हो कि वही पॉलिटिकल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन किया गया, या हम कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रीज़न ऐसे कौन से थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन हुई। ठीक है। तो वो ग्लोबलाइजेशंस का टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम अदर टाइप ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टू। ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि द कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड विद द इकोनॉमी, पैसे से, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस रहे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो आपके इसमें कवर किए जाएंगे। देखिए, द मेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉ आवर अटेंशन इमीडिएटली टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड द WTO एंड द रोल ऑफ दे प्ले इन द डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, ये दो बेसिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग और मॉनेटरी फंड की रिलेटेड इश्यूज़ को निपटाते हैं। ठीक है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेडिंग होती है, उनके बीच में कौन से नॉर्म्स होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंट्रीज़ WTO के पार्ट हैं वो सब WTOs द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या WTO द्वारा डिसाइड किए गए चीज़ों को ही अडॉप्ट करते हैं। तो अगर हम WTO की यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी का रिलेटेड ही है फंड से, ट्रेडिंग से, तो वो सारी चीज़ें वी विल कवर ऑन दैट। ठीक है। द फ्लो और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, किसी भी टाइप के एक्सचेंज और फ्लो हो सकते हैं। जैसे कहीं पर कमोडिटी का फ्लो और एक्सचेंज है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सामान का एक्सचेंज हो रहा है। कैपिटल यानी पूंजी का एक्सटेंशन हो रहा है। पीपल्स एंड आइडियाज़, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है। या लोगों के आइडियाज़ भी एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है। ये सब है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व द ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्रेटर ट्रेड। अब देखिए, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम देखें तो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स कैपिटल अक्रॉस द कंट्री हैज़ ऑल्सो रिड्यूसेस। पहली चीज़ है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। रीज़न ये है कि अगर आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन करने पड़ेंगे तो जो रिस्ट्रिक्शंस है आपका कैपिटल का मूवमेंट्स का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैपिटल का जो मूवमेंट्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिनको हम टैरिफ वेरियर्स भी बोल सकते हैं, उनको रिड्यूस करना। दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट द सोशल जस्टिस आर वरीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल कॉज बाय processes of economic globalization. They point out that it is likely to benefit only a small section of the population. देखिए, ऐसे लोग जो कंसर्न हैं सोशल जस्टिस के बारे में, क्लास 11th में मैंने आपको सोशल जस्टिस के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज़ करेगी जिसमें जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको बराबर रेट में दिया जाए। अगर हम इक्वालिटी और जस्टिस के बीच में बात करेंगे, क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर था सोशल जस्टिस पॉलिटिकल थ्योरी बुक का, उसमें मैंने आपको सोशल जस्टिस के बारे में डिटेल से बताया था इन ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है। तो सोशल जस्टिस में मैंने आपको जैसे डिफ़ाइन करके बताया था कि भाई एग्जैक्टली क्या है सोशल जस्टिस और किस हिसाब से वो सोशल जस्टिस जो है वो बेसिकली स्प्रेड हो सकती है, कि समाज में हर इंसान के साथ जस्टिस होना चाहिए। जब वो इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलनी चाहिए। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किसी को कम और किसी को ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सबको बराबर बांटेंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हुई, जिसके पास पहले से है वो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। आर वरीड अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट विड्रॉल कॉजेज बाय द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे लोग जो सोशल जस्टिस के बारे में कंसर्न होते थे, उनको ये टेंशन हो रही थी कि जो स्टेट विड्रॉलर हो जाएगा, यानी स्टेट अपने आप को विड्रॉल कर लेगा और हर एक चीज़ कैपिटल बेस्ड हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो कैपिटल बेस्ड हो जाएंगी, ना कि स्टेट बेस्ड, यानी कैपिटलिस्टिक मार्केट हो जाएगी, ना कि
सोशलिस्ट रह जाएगी। तो इस बात को उनको डर था कि अगर हर एक चीज़ स्टेट कैपिटलिस्ट बेस्ड हो जाएगी तो जो सोसाइटी में पुअर पीपल हैं वो उन चीज़ों को कैसे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हर एक की चीज़ के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे और जहाँ पर सब्सिडी का टर्म आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो दे वर सिंपली कंसर्न्ड अबाउट दैट, और वो फोकस कर रहे थे कि भाई कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो केवल किसको बेनिफिट देना चाहिए, स्मॉल सेक्शंस ऑफ पीपल को बेनिफिट देना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे बात करें, जैसे मान के चलिए कि राशन है, तो जो पुअर पीपल हैं वो राशन नॉर्मल रेट्स में परचेज़ नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको राशन या फिर सिलेंडर्स की सर्विसेज अवेलेबल कराती है, लेकिन कंसेंट रेट पे। कंसेंट रेट का मतलब है एक सब्सिडाइड रेट पे उनको, गवर्नमेंट को तो उतने का ही पड़ेगा, लेकिन जैसे मान के चलिए अगर 24 रुपीज़ या 25 रुपीज़ केजी आपका वीट है और गवर्नमेंट एक राशन कार्ड वाले को 2 से 3 रुपये में प्रोवाइड करती है, तो पर राशन कार्ड वाले का 22 से 23 रुपये गवर्नमेंट पे करती है, जिसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस भी कम नहीं किए गए और सोशल जस्टिस भी कर दिया गया। प्राइस कम किए जाते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो उस मिनिमम प्राइस पर सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस हो जाता, उनके साथ इनजस्टिस हो जाता। तो यहाँ पे सब्सिडाइज की बात कर दी गई। तो जो स्मॉल सेक्शंस के लोग थे, दे वर कंसर्न्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ जस्टिस टू। ठीक है, सम इकोनॉमिस्ट हैज़ डिस्क्राइब द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज अ रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ये भी कहते हैं कि रिकॉलोनाइजेशन हो जाएगा, दोबारा से वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा जो कॉलोनियल पीरियड था, राजा हुआ करते थे और कुछ उस हिसाब से दोबारा से ही वही सिस्टम हो जाएगा। सम इकोनॉमिस्ट जस्ट सिंपली डील विद दिस। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक पिक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्लोबलाइजेशंस ऑफ रूरल इकोनॉमी बाय लोकल गवर्नमेंट। रूरल इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट जो आपका रूरल एरियाज़ है उसकी इकोनॉमी, और लोकल गवर्नमेंट जिसमें जैसे प्रधान होते हैं ये सब, तो उनका क्या है, आई वांट अ रेगुलर, जैसे एक स्टैचू दिया है तो आप देख सकते हो वो ग्लोबलाइजेशन है और ये लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पिक्चर से क्या शो किया गया कि ग्लोबलाइजेशन स्ट्रॉन्ग दिखाया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ समीशन ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ एंड अदर्स थिंग्स विच इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड, और लोकलाइजेशन जो है वो लोकल एरिया में। तो आई वॉन्ट अ रेगुलर मैच, ओके, तो ये जो रेफरी दिखाया है ये है लोकल गवर्नमेंट की, वो ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन के दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा और दोनों के बने हुए सारी चीज़ों को फिक्स करेगा। जिसको ये चाहिए वो ग्लोबलाइजेशन, देखिए दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में, तो किसी भी ग्लोबलाइजेशन का इतना फ्लो भी नहीं होना चाहिए कि लोकल मार्केट ही ख़त्म हो जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लोकल मार्केट का डोमिनेंस हो जाए। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो पीपल है वो रेफरी है, वो आपका लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पर 2 पिक्चर्स और दी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे रिच क्लासेस, मिडिल क्लासेस और पुअर क्लासेस की पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे रिच क्लासेस अगर ग्लोबलाइजेशन होता तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा कि वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू। पहली चीज़ तो यही है ग्लोबलाइजेशंस के इकोनॉमिक टर्म्स में कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जो फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो रिसेंटली हम लोग को मशीनरीज़ अवेलेबल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें इट विल नेवर बी अवेलेबल टू अस। अभी भी हम लोग 20 से 25 साल और उससे ज़्यादा साल पीछे होते हैं। अगर हम देखें तो आज जापान में और अदर कंट्रीज़ में लगभग 7G तक चल रहा है, और अभी हम लोग के पास 5G भी प्रॉपर, इवन 4G के भी प्रॉपर कनेक्शंस जो इस एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है नेटवर्क की वो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग लैकिंग बिहाइंड से इन द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके पास मशीनरीज़ हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, इट मीन्स कि वो बहुत तेज़ी से बड़े हैं। अब अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो वहाँ की टेक्नोलॉजी का फ़्लो इंडिया में भी आएगा, वहाँ के लोग इंडिया में भी आएंगे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन इंडिया में आएगी, वहाँ के आइडियाज़ इंडिया में आएंगे और वो तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक टर्म्स के केसेस में ग्लोबलाइजेशंस हैव नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो फ्री ट्रेडिंग एट लास्ट, फ्री ट्रेडिंग्स एट लास्ट, थैंक्स गॉड ऑलमाइटी वी हैव फ्री ट्रेड्स एट लास्ट। देखिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन या कॉपरेशंस की बात की जा रही है, वर्कर्स अब्रॉड्स हैं, लोकल वर्कर्स है। ये पिक्चर्स क्या शो करना चाह रही है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जब कंट्रियां उससे जुड़ गई तो उन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेडिंग सिस्टम्स था उस पर जो टैरिफ वेरियस लगाने की कंडीशंस थी वो अब WTO के हाथ में आ गया। यानी अगर 1 या 2 कंट्री या 10 कंट्रियों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस टर्म्स को कंसीडर किया कि भाई अब हम सब जो हैं वो WTO के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे,
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आपके जो टर्म्स थे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, और दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।